डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे 7 चैप्टर मुकम्मल हुए, 7 चैप्टर का रिवीज़न हो गया। ये बात मैं आपको बार बार इसके लिए बोलती हूँ ताकि आप लोग आपके 7 चैप्टर कंप्लीट रखो। ये मैं आपको बाद में बता दूँगी कि आपके कौन से चैप्टर ऐसे हैं कि जिसमें से बोर्ड में नहीं आएगा। मेरे हिसाब से तो आप देख ही चुके होंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार उन चैप्टर्स की लिस्ट भेज दूँगी। हम हमारे 8वें चैप्टर को देख रहे हैं जिसका नाम है नाणाकीय संचालन, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इसका पहला हिस्सा देख चुके थे, जिसमें मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसका कॉन्सेप्ट बता दिया था और उसकी खुसूसियात बता दी थी। आज हम बात करेंगे हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके मकासद के, कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो नाणाकीय संचालन है, ये क्यों किया जाता है, उसके पीछे के मकासद क्या होते हैं। हम नहीं करेंगे अगर हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, उसका जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारी पैसों की मुलाजिमत है उसके मकासद देखेंगे। अच्छा, तो पैसों की मुलाजिमत अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा सबसे जो अहम मकसद होता है, जो सबसे बड़ा मकसद होता है, वो क्या होता है, मालिक ना महत्तम आर्थिक कल्याण हो वो चाहिए। आप 12th में हो, 11th में भी हम ये बात देख के आए थे कि हम कोई भी बिज़नेस अगर करते हैं तो उसके पीछे जो हमारा पर्पज़ होता है, उसके पीछे जो हमारा मकसद होता है, पहला मकसद हमारा क्या होता है, नफ़ा हासिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी खड़ी करना, है ना। क्योंकि जाहिर है अगर कोई बिजनेसमैन इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके पीछे अपनी मेहनत दे रहा है, उसकी मुलाजिमत कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, उसका पर्पज़ क्या है, उसका मकसद क्या है, नफ़ा कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को हासिल करना। तो अगर हमको 1 मार्क्स में भी ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि नाणाकीय संचालन नो मुख्य हेतु शो छे, तो इसमें हमारा जवाब क्या आएगा, मालिक ना महत्तम आर्थिक कल्याण नो हेतु, यानी जो मालिक है उसके ज़्यादा से ज़्यादा इक्तिसादी फ़ायदा हो, ये उसका मकसद है। अच्छा, तो अगर कोई कंपनी है तो उसके रियल मालिक कौन कहलाते हैं। 11th में भी हम देख चुके हैं, हमने क्या देखा था, शेयर्स की कितनी किस्में होती है, शेयर्स की 2 किस्में होती है। कौन कौन सी किस्में होती है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। उसमें हमने क्या देखा था कि कंपनी के जो सच्चे मालिक हैं वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। क्यों शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो अपने पैसे हैं वो इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, किसी इकाई में, किसी बिज़नेस में, तो जाहिर सी बात है कि शेयर होल्डर्स ही कंपनी के असली मालिक हुए, बराबर। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो 2 मकसद से अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में। कौन से 2 मकसद उनके होते हैं, सबसे पहले नफ़ाना महत्तमीकरण हेतु, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सके अपने शेयर्स के ऊपर, और दूसरा है संपत्ति ना महत्तमीकरण हेतु, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलकत प्रॉपर्टी बना सके। अच्छा, अब ये जो हमारे दोनों पॉइंट है कि नफ़ा ना महत्तमीकरण हेतु और संपत्ति ना महत्तमीकरण हेतु, इनको हम तफसीर से देखेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है, नफ़ा ना महत्तमीकरण हेतु, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों चाहिए नफ़ा, जितना ज़्यादा नफ़ा कंपनी को मिलेगा, कंपनी की आवक उतनी ज़्यादा होगी। अब कंपनी की आवक जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कंपनी को कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनको क्या आस है, उनको क्या उम्मीद है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, बराबर। अब डिविडेंड ही नफ़ा है किसका, शेयर होल्डर्स का। याद रखना, शेयर होल्डर्स नफ़े के मकसद से हमारे यहाँ पे पैसे रोक रहे हैं और जो डिविडेंड है वही शेयर होल्डर्स का असली नफ़ा है। अच्छा, अब हमारा दूसरा पॉइंट, संपत्ति ना महत्तमीकरण हेतु, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब एक वर्ड है जो आपकी किताब में है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू आप किसको कहोगे, चोखू वर्तमान मूल्य, यानी अभी जो नेट आपके पास मूल्य है, जो नेट अभी आपकी कीमत है, जो क्लियर है, उसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे। अब ये किसकी वैल्यू देखनी है हमको, फॉर एग्जांपल अगर आपने आपकी इकाई को, आपकी कंपनी को शुरू करने के लिए कहीं पे जगह ली है, अब वो जगह जब आपने ली थी तब उसकी कीमत थी 5 लाख रुपए, लेकिन जैसे अभी आप जानते हो कि ज़मीन की कीमत कैसी है, ज़्यादा है।
अब उस ज़मीन की कीमत हो गई है 25 लाख रुपए, तो नेट वैल्यू उसकी कितनी कहलाएगी? 5 लाख के 25 लाख? 25 लाख कहलाएगी। क्यों 25 लाख कहलाएगी? क्योंकि नेट वैल्यू में क्या देखा जाएगा? वर्तमान, यानी उसकी आज की वैलिडिटी, उसकी आज की कीमत देखी जाएगी कि उसकी आज की कीमत मार्केट में कितनी है। अच्छा, अब उसके बाद नाણાકીય संचालनનું महत्व, यानी जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हमको इसका इम्पोर्टेंस समझना है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं। ये तो हमने देखा ही था कि हमारे यहाँ पर जो काम करने वाले मुलाजिम हैं उनको इत्मीनान देने के लिए हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, हमको कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कैसे कब करना है, उससे कितना नफ़ा हासिल होगा, उस नफ़े को वापस री इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, री इन्वेस्ट कैसे करना है, वो सब मैंने आपको समझाया था। लेकिन आज हम पॉइंट वाइज इसकी अहमियत देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? नाણાકીય ज़रूरियातों अंदाज। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करोगे? ताकि आपको आपकी पैसों की ज़रूरतों का अंदाज़ा हो जाए कि आपको कम वक्फ के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़्यादा वक्फ के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये बात याद रखना कि जो नाણાકીય संचालन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट कब आया? जब पूरी दुनिया में कारोबारी माहौल जम चुका था। ये वक्त था 1950 के बाद का। 1950 के बाद से जो कारोबारी माहौल है, जो सनदी माहौल था, इसने रफ्तार पकड़ी और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अहमियत दी गई। अच्छा, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दूसरी अहमियत क्या है? नाणा प्राप्ति, यानी हमें जब ज़रूरत हो उस हिसाब से पैसे हासिल हो जाए, ऐसा पैसों का इंतज़ाम करना, यानी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये व्याख्या हमको किसने दी थी? ये व्याख्या हमको पाइश ने दी थी। तो पाइश के हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी क्या? जब हमको पैसों की ज़रूरत पड़े तब पैसों को हासिल करने का इंतज़ाम करना। बराबर। अब हमें पैसे वक्त पड़ने पर कब हासिल हो जाएंगे? जब हमने उनका इस तरीके से इंतज़ाम किया होगा कि हमने करकसर की होगी, हमने कमी की होगी और हमने उन पैसों को बचाया होगा, तब हमको पैसे हमारी ज़रूरत के हिसाब से काम आ जाएंगे। तीसरी अहमियत है आयोजन अने अंकुश, मनसूबाबंदी और काबू। जो पैसे का इस्तेमाल है, ये अगर हम कमी के साथ करेंगे, करकसर के साथ करेंगे, तो हम मनसूबा और काबू दोनों बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ध्यान रखना, मनसूबे का सीधा ताल्लुक़ काबू के साथ है। जब तक आप मनसूबाबंदी करोगे ही नहीं, आपको काबू की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। चौथी अहमियत है नाणानी वहंचनी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपके जो पैसे हैं उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तकसीम करना पड़ेगा। अभी जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर रहे हो, वो भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस डिपार्टमेंट्स में जितनी ज़रूरत हो उतना उस डिपार्टमेंट को मिल रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी डिपार्टमेंट को आपने ज़्यादा पैसे दे दिए, किसी डिपार्टमेंट को आपने कम पैसे दे दिए, क्योंकि हमें तो हमारी जो कारोबारी कंपनी है उसमें सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर चलना है, और अगर उसमें हमारे एक भी डिपार्टमेंट्स के काम में कमी हो गई, देरी हो गई, तो हमारा काम भी डिले हो जाएगा। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है तरलतानी जाळवणी। तरलता यानी क्या? सहूलियत। कि हमें ऐसा बजट तैयार करना होगा कि उस बजट के बावजूद हमारे पास रोकड़ सिलक, यानी कि हमारे पास कैश में पैसा रहे। क्यों? हमने इससे पहले वाले जो हिस्सा था उसमें देखा था कायमी मूड़ी और कार्यशील मूड़ी। कार्यशील मूड़ी में मैंने आपको कहा था कि कार्यशील मूड़ी कहते ही किसको है कि जो रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपको आपके मुलाजिमों की सैलरी करनी है, आपको कच्चा माल खरीद के लाना है, आपको आपके माल का ट्रांसपोर्टेशन करना है, इन सब के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कार्यशील मूड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कार्यशील मूड़ी आप कहाँ से हासिल करोगे? पहले आपने आपका बजट बना लिया, उसके बाद जो आपके पैसे बच रहे वो आपको एज ए कार्यशील मूड़ी यूज़ करने होंगे। उसके बाद हम देखेंगे छठा पॉइंट आवकनी वहंचनी, यानी जो आमदनी है उसको आप कैसे तकसीम करते हो। क्योंकि आपके पास जो नफ़ा आया, अब उसमें से कितने टका हिस्सा आप शेयर होल्डर्स को देने वाले हो, डिविडेंड को देने वाले हो, बराबर। और शेयर होल्डर्स को अगर आपने डिविडेंड के तौर पर ये पैसे दे दिए, उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं उसको, उन पैसों की आपको दोबारा सरमायाकारी करनी है, क्योंकि हमें तो हमारे पैसों के ऊपर भी पैसे बनाने हैं, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
ચાલુ મિલકતોનું સંચાલન, यानी हमारी जो चालू मिलकत है इनकी मुलाजिमत। जो हमारी चालू मिलकत हम किस किस को कहेंगे, पहले तो ये समझना होगा। रोकड़ यानी जो हमारे पास कैश है, माल सामग्री है, पहचान पत्र जामीनगिरियों है, बैंक सिलक है, इन सबको हम चालू मिलकत कहेंगे। तो हमें ये जो हमारी सारी चालू मिलकत है इनके लिए भी पॉलिसी रेडी करनी होगी कि हम इस तरीके की पॉलिसी बनाएं ताकि हम इन फ्यूचर आसानी से इन्वेस्ट कर सकें। इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट है नाણાકીય निर्णयों, यानी पैसे से मुतालिक फ़ैसले लेना। जैसे आपने डिविडेंड बांट दिया, नफ़े को री इन्वेस्ट भी कर दिया, लेकिन ये आप कब कर पाओगे, जब आपने सही फ़ैसले लिए होंगे। सही फ़ैसले आपको किससे मुतालिक लेने थे, पैसों से मुतालिक लेने थे। और लास्ट पॉइंट है धंधानी शाखमा वधारो, कारोबार की रेपुटेशन में इजाफा। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा आप उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे आप उतनी ज़्यादा सेलिंग कर पाओगे, आप जितनी ज़्यादा सेलिंग कर पाओगे आप उतना ज़्यादा नफ़ा कमा पाओगे, आप जितना ज़्यादा नफ़ा कमा पाओगे आप आपके शेयर होल्डर्स को सही तरीके से डिविडेंड दे पाओगे, मुलाजिमों को अच्छे तरीके से पगार दे पाओगे, जो आपके लेनदार है, जो जिनको आपको पैसे देने थे, जिनसे आपने कर्ज लिया था, उनको आप वक्त पर पैसे दे पाओगे। तो मार्केट में जो आपकी वैल्यू है उसमें क्या होगा, इजाफा होगा। तो सीधी बात है कि अगर किसी मालिक की रेपुटेशन में इजाफा होगा तो कंपनी की रेपुटेशन में इजाफा होगा और फिर आपके बिज़नेस की रेपुटेशन में भी इजाफा होगा। आज हमने क्या देखा, आज हमने जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके मकासद देखे और उसकी अहमियत देखी। अब हमारे आने वाले सेशन में इंशाल्लाह फाइनेंशियल डिसीजंस यानी जो रोकाण संबंधित निर्णयों हैं उनकी बात करेंगे।